साथियों नमस्कार। आज हम जेआईबी के फर्स्ट पेपर आईएएन आईएफएस के मॉडल ए देखने जा रहे हैं। ये जो पेपर रहता है इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी वाला पार्ट ही रहता है इसमें। तो अपन ज़्यादा थ्योरी पर ही फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल लास्ट में अपन देख लेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं हम इसको। इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूट 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 100 एडी। इसको अपने को सिर्फ हल्का फुल्का याद रखना है, कभी वो एग्जाम में पूछ सकते हैं अपने को कि इंडिया और चाइना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 100,000 एडी या 16 एडी है, इसके हिसाब से अपने को पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट करते हैं। तो परसेंटेज अपने को याद रखना है, और ये 1000 एडी और 1600 एडी अपने को ये दोनों चीज़ें याद रखना है। ऐसे कैसे 1600 एडी पे 52% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, चाइना 29% करता है और इंडिया 23% करता है। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की रैंक कौन सी है? तो अपने इंडिया थर्ड पे आता है, फर्स्ट पे यूएसए है, चाइना सेकंड पे है। ये भी अपने को याद रखना है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई इकोनॉमिक कंसिडर पर कैपिटा इनकम इनटू 4 कैटेगरी, है ना। तो ये भी अपने को मतलब 4 कैटेगरी एग्जाम में दे सकते हैं कि भैया कौन कौन सी कैटेगरी है वर्ल्ड बैंक ने जो क्लासिफाई की है इकोनॉमिक्स को। तो एक लो इनकम होती है, एक लोअर मिडिल इनकम है, एक अपर मिडिल इनकम है और एक हायर इनकम है। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक गायब कर देंगे, कुछ और डाल देंगे, और वो पूछेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है या फिर सही है। जैसा भी करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी जो हो किसके अंडर में आती है। तो अपन क्या है, लोअर मिडिल इनकम के अंदर आते हैं, सेकंड वाली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नारोजी बुक ऑफ नेशनल इनकम, ये बुक का नाम है, आप इसको हल्का फुल्का याद कर लेना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो ये पूछ सकते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन या हाफ मार्क्स। India accounted for 33% of global trade in 1600 AD, but fell to less than 3% in 1947। ये एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, इसको भी अपन याद कर सकते हैं। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एडॉप्टेशन ऑफ एलपीजी, इसको अपन आगे भी देखेंगे ऐसे तो। बाकी यहाँ पे 1991 में इंडिया ने क्या किया था कि एलपीजी को एडॉप्ट किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम में मनमोहन सिंह जी अपने जो पूर्व पीएम थे, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही अपने ये एलपीजी का कंसेप्ट अपने देश में लागू किया था। ग्रोथ इन जीडीपी 2020-21 में 6.6% रही थी, 2021-22 में 8.7% रही। कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज मैक्सिमम टू इंडियन इकोनॉमी, तो ये अपने को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपने इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा देता है। तो एक ये टर्शरी सेक्टर है ना। ड्यूरिंग ब्रिटिश कंट्रोल 1858 से 1947 यूके एक थीम बना दी थी यहाँ पे, होम चेंजेस करके। इसको अपने को याद रख लेना है कि एक अगर एग्जाम में पूछ ले कि 1858 से 1947 तक एक थीम क्या थी, तो वो होम चेंजेस थी अपने, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जैसे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज हो, है ना। जैसे अपन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। एग्रीगियन इकोनॉमी कब बोलेंगे अपन? जब एग्रीकल्चर जो सेक्टर अपना जो 50% अपना जो नेशनल रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा, जब उसको अपन एग्रीगियन इकोनॉमी बोलेंगे। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। ये यहाँ पे पूछ सकता है भैया आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
प्राइमरी में तो अपन ने देखा कि अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। सेकेंडरी में क्या है कि प्राइमरी से सेकेंडरी अपन बनाते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट, ये सब चीजें अपनी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। अब टर्सरी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, है ना, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी। अब इनमें भी दो है टर्सरी में, एक क्वार्टरनरी हो गया है यहाँ पे, और एक क्यूनरी। क्वार्टरनरी के अंदर अपना नॉलेज सेक्टर आता है, और क्यूनरी के अंदर अपना था ब्रेन, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीईओ एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी अपने को इसको याद रखना है, क्यूनरी में ये लोग आते हैं और क्वार्टरनरी में ये वाला आता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट रिवॉल्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या रिवॉल्यूशन है ना, तो इनको अपने को याद रखना है। ये एक्चुअली 7-8 चीजें मैंने जो लिखी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे एग्रीकल्चर को। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। ऐसे कैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें अपन, तो उसको पेट्रोलियम सेक्टर को बोला जाता है। रेड रिवॉल्यूशन आपको पूछा जा सकता है, तो मीट एंड टोमेटो। एक्चुअली कलर से पता चल जाएगा आपको थोड़ा बहुत, ये भी अपने को। येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल एंड सीड, व्हाइट मिल्क, सिल्वर एग, सिल्वर फाइबर, ये बहुत पूछते हैं अपन, है ना, क्योंकि सिल्वर अपन जैसे ही बोलते हैं उसमें एग लगा देते हैं, बाकी सिल्वर फाइबर लिखा है तो कॉटन है वो। ब्राउन रिवॉल्यूशन, तो लेदर की बात कर रहे हैं। तो ये अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसका, मैंने लिखा भी है कि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ये सबको अपने को याद रखना है। अब आगे है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, कौन सा है अपना, एग्रीकल्चर, और सेकंड लार्जेस्ट है कंस्ट्रक्शन। ये दो चीजें भी अपने को याद रखना है। सनराइज सेक्टर कौन कौन से, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिटेल सेक्टर, ये सब अपने सनराइज सेक्टर है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि सनराइज सेक्टर में कौन कौन से आ सकते हैं, तो 3 सही रहेंगे, उसमें से एक गलत हो सकता है, तो अपने को गलत को मार्क करना रहेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये अपने ज़्यादा डीप में नहीं बताया मैंने इसको, बाकी ये क्या 2016 में लॉन्च हुई थी, और हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्री। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में क्या क्या चीजें थी और कब कब ये लागू हुआ था। तो 1951 से 65 तक, 1951 टू 1965 पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस, है ना, इसे शुरुआती दौर था ये। तो इसमें अपन बोलेंगे कि पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन हुआ। फेज 2 की बात करें तो 1965 से 1980 तक पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फॉल, है ना, और 1980 से 91 की बात करें तो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी, और 1991 से ऑनवर्ड मतलब अभी तक पोस्ट रिफॉर्म पीरियड चल रहा है ना। तो ये सब चारों चीजें अपने को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके ईयर वाइज क्या क्या हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। Which sector contributes most to national output GDP? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अपने को याद रखना सर्विस सेक्टर है ये वाला, जो अपने को मोस्ट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू नेशनल आउटपुट। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू UNCTAD, According to UNCTAD, India ranked for 5th largest receipt of FDI, है ना। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है UNCTAD का। इसके अकॉर्डिंग अपनी इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ FDI है। ठीक है। अब अपन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ नौकरी फिक्स हो, है ना, और जहाँ फिक्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर, रेगुलर मासिक सैलरी मिलेगी आपको, इधर डेली वेजेस हो सकते हैं, PF कंट्रीब्यूशन होगा, इधर नहीं होगा। इसके एग्जांपल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, यहाँ पे शॉपकीपिंग, फार्मिंग एटसेट्रा, है ना।
तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपन ने डिफरेंस देखा। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक होती है रीजनल प्लानिंग, पहली बार यूएस ने 1916 में इंप्लीमेंट किया था। एक होती है नेशनल प्लानिंग, ये सोवियत यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1928 से 1933 तक, है ना। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री अपन देख रहे हैं इसमें। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 2015 में क्या हुआ था कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने प्लानिंग कमीशन एक हुआ करता था, उसकी जगह पे एक नीति आयोग लाया गया था, है ना। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसके चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसमें और भी जो है एक वाइस चेयरमैन होता है और एक सीईओ होता है, 3 लोग होते हैं नीति आयोग में, है ना। तो जो वाइस चेयरमैन है आजकल वो सुमन बेरी करके हैं, सुमन के बेरी करके पर्सन है, वो वाइस चेयरमैन है। और सीईओ जो है वो वीआर सुब्रमण्यम है आजकल नीति आयोग के। ये याद रखना, नाम कभी पूछे जा सकते हैं आपसे। और प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो उसको हेड करते हैं अपने उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा प्लानिंग कमीशन प्लान्स को अप्रूव किया गया था। हेडेड जो है वो अपने भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग को मैंने बोला कि हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। एक इसमें वाइस चेयरमैन होता है, वो सुमन के बेरी है अभी एट प्रेजेंट, और सीईओ वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश एज थिंक टैंक, है ना, इसको अपन थिंक टैंक बोलते हैं। चलो अब अपन 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें याद करना मुश्किल होता है। बाकी ये जैसे मैंने स्टार वगैरह लगाए हैं ये आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1951 से 1956 तक, इसके अंदर क्या थे, क्विक एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी, है ना, और 5 नए आईआईटी बने थे उस टाइम पे। अब 1956 से 1961 की इस दौरान क्या हुआ था, तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। 1961 से 1965 इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये इसका एम था। 1969 से 74 बेस्ड ऑन गाडगिल स्ट्रेटेजी, है ना। 1974 से 1979 तक पावर्टी रिवॉल्यूशन था। 1980 से 85 तक 5 ईयर प्लान था, ये गरीबी हटाओ और फैमिली प्लानिंग, है ना। उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और 5 ईयर प्लान्स में 85 से लगाकर 90 तक क्रिएटिंग जॉब्स, जवाहर रोजगार योजना वगैरह आई थी उस टाइम पे। 1992 से 1997 तक ये एलपीजी, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने, है ना। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो 1992 से 97 तक। तो वो कौन से 5 ईयर प्लान में था, तो अपने को लगाना है 8th वाले में। ये थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये 6th और 8th के इंपॉर्टेंट है। 1997 से 2002 तक 1997 से 2002 तक ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। 2002 से 2007 तक रिड्यूस पॉवर्टी बाय 5%। 2007 से 2012 11th 5 ईयर प्लान्स अचीव क्विकर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और 12th 5 ईयर प्लान में 2012 से 17 सस्टेनेबल ग्रोथ, एग्रीकल्चर को 4% तक लाना था और मैन्युफैक्चरिंग को 10%, ठीक है। चलो अब नीति आयोग का थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं अपन। एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015 टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग को किसकी जगह पे अपन लाए, तो ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे अपन ने नीति आयोग को लेकर आए हैं। नीति आयोग हैज 2 हब, टीम इंडिया, सेकंड है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये भी आपसे क्वेश्चन का पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के कौन कौन से हब होते हैं, चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन है, या फिर सीईओ कौन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग,
या प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज। 8 कैटेगरी है इसमें, 9 कैटेगरी सॉरी। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड व्हीकल सेक्शन। ये सारे अपने को याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 सही रहेंगे, एक गलत हो सकता है। चलो अपन इनमें कैटेगरीज वाइज देखते हैं। तो कैटेगरी है, पहले है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक या 20 के बराबर ब्रांचेस हैं। और अगला है फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है। अब रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, है ना। तो इनमें अपने को याद रखना है कि इनमें कितना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दे रखा है, ठीक है। अगर ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से अधिक है तो उनको 40% ऑफ एनबीसी, और जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है उनको भी 40% का टारगेट है। जिसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 32% जो है वो लैंडिंग टू एक्सपोर्ट सेक्टर में देना है अपने को, और 8% अदर में आप कर सकते हो। आरआरबी को 75% का टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 75% का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनकी फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको कोई टारगेट नहीं है, बाकी सबको 18% है, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यहां से वो क्वेश्चन आएगा जीआईबी में। 10%, 10%, 10% है ना। तो जैसे स्मॉल और मार्जिनल ये एग्रीकल्चर के अंडर ही आता था, बाकी इसमें 18% एग्रीकल्चर में, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करेंगे तो उसमें 10% आएगा, है ना। ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो उसमें 7.5% है। और एडवांस टू व्हीकल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको आरआरबी का पूछ सकता है, क्योंकि अपन 12-12 याद रखते हैं, बाकी आरआरबी के लिए 15% है ना। चलो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो भैया, 100% आएगा, कोई से सेट में जरूर आएगा ये, शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। चलो एमएसएमई की बात करें तो इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को अपने 3 अलग अलग मतलब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से अलग अलग बांट रखा है। तो उनकी रेंज आपसे पूछी जाएगी कि माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितना उसकी रेंज है, तो अप टू 1 करोड़, और स्मॉल में 10 करोड़ है, और मीडियम में 50 करोड़ है। इसको याद रखने का तरीका है, पहले ये 1, 10, 50 देख लोगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना, तो वो टर्नओवर के बेसिस पे आ जाएगा। 1 करोड़ में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो टर्नओवर बेसिस पे इसका जो है 5 करोड़ हो जाएगा, 10 का 50 करोड़ हो जाएगा, और 52 ये 250 करोड़ हो जाएगा, है ना। इसको याद रखना है अपने को, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। स्फूर्ति है ना, इसमें फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्री, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ही याद करना है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे ये अपने ठेकेदार या कारीगर जो भी होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। मेक इन इंडिया 4 पिलर्स, जून 2025 का ये क्वेश्चन है, 4 पिलर्स आए थे उसमें। तो इनको याद रखना है बहुत अच्छे से अपने को। न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, ये 4 पिलर है इसके मेक इन इंडिया के। सीजीटीएमएसी, इसकी लिमिट पूछी जा सकती है आपकी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, तो 2 करोड़ रुपए है गारंटी। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कोविड में थी ये। आईसेक, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबल सर्टिफिकेट, इनके फुल फॉर्म अपने को याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हो हाफ मार्क्स या 1 मार्क में। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एम जो था वो लोन टू फीमेल और SC ST रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख से 1 करोड़ तक
एट लोअर इंटरेस्ट, कम ब्याज पे इनको लोन प्रोवाइड करना था। PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI की बात करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत के अंदर आती है ये स्कीम, और इसमें 13 सेक्टर है ना। उद्यम मित्रा पोर्टल, ये सिडबी ने बनाया हुआ है, लॉन्च्ड बाय सिडबी। MSME संबंध स्कीम, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। अब आती है स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जैसे पारंपरिक उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा देना है। इसके अंदर कौन कौन से, ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड आर्टिशंस इनटू क्लस्टर एंड मेक देम कॉम्पिटिटिव बाय इनहेंसिंग देयर मार्केटिंग एंड इक्विप देम विद इम्प्रूव्ड स्किल, है ना। उनको जो अपने आर्टिशन वगैरह है उनको स्किल वगैरह प्रोवाइड करके उनको आगे बढ़ाना। ये स्फूर्ति स्कीम आ सकती है, इसमें क्वेश्चन एक आ सकता है अपना। एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू जॉब क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, ये इनका एम था। एस्पायर ये भी आ सकती है, फुल फॉर्म भी याद रखना अपने को। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CLCSS, इसमें 3 पार्ट कर दिए बाद में। एक होता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों अपने को याद रखना है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल नेटवर्क्स, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, पाइपलाइन इत्यादि इनका निर्माण करना है। सॉफ्ट में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल हाईवेज, बर्ड सेंचुरीज एटसेट्रा, ये सब चीजें इसमें आएगी। तो ये तीनों अपने को याद रखना है कि किसमें क्या अपने को आता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, इसमें 4 पिलर्स हैं, और इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 अपने को सही दे देगा और एक गलत दे देगा। तो अपने को क्या करना है कि चारों को अच्छे से याद करना है। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये 4 पिलर्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, है ना। ये 2 ही गोल हैं इसके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। अब इस ESG की बात करें, ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ESG दे देंगे आपको और 3 चीजें दे देंगे, चौथा कुछ गलत ऑप्शन दे देंगे और उसमें से अपने को फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट इन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है तरंग संचार। तरंग संचार क्या है, एक वेब पोर्टल शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल, है ना। मोबाइल पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। FDI, इंक्रीज इन टेलीकॉम सेक्टर, FDI increase in telecom sector to 100% from 74%. Launched PLI Production Incentive Scheme. NOFN National Optical Fiber Network 2000 करोड़ 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इसके लिए। PM गति शक्ति, गति शक्ति क्या है, फॉर रेलवे एंड रोडवेज 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 साल में अपने को 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाना है। ये सभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है ना। ये जो PM गति शक्ति, भारतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्कीम के अंदर आते हैं, तो अपने को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे। भारतमाला परियोजना क्या है, वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और पर्वतमाला है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे अभी केदारनाथ वगैरह में रोपवे बनाने का चल रहा है, तो उसके अंदर ही पर्वतमाला के अंदर ही आएगा, है ना। ग्लोबलाइजेशन
डिफाइंड एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दुनिया की इकोनॉमी को आपस में जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन से जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज। ग्लोबलाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिस्क्राइब किया जाता है। अब आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसमें एक नरसिम्हन कमेटी करके आ जाती है, तो इसमें ये जो एम था उसका वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना था। इसके 3 मेन पिलर्स है, अपन ने ये उसमें देखा भी था, तो कि 8 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये आते थे। तो लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था उस टाइम में कि ट्रेड को बढ़ावा देना, रूल्स रेगुलेशन को कम करना, क्योंकि ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन अपन लगाए रखेंगे तो अपन जो भी व्यापार है उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनकरेज FDI, है ना भाई। जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो अपने को भारत से बाहर भी अपने को बिजनेस करना था, तो ये तीनों चीजें 1991 में आई थी। उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और वही ये चीजें लेके आए थे। चलो, अब नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट, इस पे अगर कुछ पूछा जाए कि आपको नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के अंदर क्या है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। और सेकंड की बात करेंगे तो रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना। तो इन दोनों में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और नरसिम्हन कमेटी सेकंड, है ना। अब इसमें नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट में है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, है ना। एक CAR करके एक आएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा, उसको मेंटेन रखना था इसके अंतर्गत। क्रेडिट डिलीवरी है, एक DRT लेके आए थे। ये DRT में से लिमिट याद रखना 20 लाख होती है, 20 लाख या 20 लाख के ऊपर के केस DRT में जाते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। रिडक्शन ऑफ CRR एंड SLR, है ना। मर्जर एंड अमलगेशन, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन सिस्टम, ये नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के एम थे। अब सेकंड की बात करते हैं, तो डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंस। सेकंड था कैपिटल एडिक्वेसी और थर्ड था प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये 3 इसके एम थे, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। कभी कभी पूछ लेंगे नरसिम्हन कमेटी 1 के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर क्या आएगा। कैमल्स, कैमल्स में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका नाम याद रखना है। C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी और इकोनॉमी। ये सिर्फ इसका नाम याद रखना है अपने को। इसमें से कुछ भी एक लेटर आपको देखे पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है कैमल रेटिंग में, है ना। कैमल सेटिंग में कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी और ये लास्ट में है S, इसका मतलब है सुपरविजन, है ना। ये दिख नहीं रहा है, सुपरविजन है ये, इसको अपने को फुल फॉर्म याद रखना है। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 और DRT लिखा हुआ है। DRT की लिमिट होती है 20 लाख। इस 20 लाख या इसके ऊपर के अगर केसेस हो तो अपन DRT में जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको क्या क्या है। फिर एक फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स है, टैक्स रिफॉर्म्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म्स है, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स है और इन्फ्लेशन कंट्रोल है। ये 5 चीजें अपने को याद रखना है। वैसे वैसे स्ट्रक्चरल की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। ये दोनों में अलग अलग है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रो में के अंदर अंतर्गत क्या आता है और स्ट्रक्चरल के अंदर क्या आता है। FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, है ना। इसमें है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, है ना। कुछ फुल फॉर्म ही है इनके, याद रख लेना। चलो, 3 टाइप्स ऑफ FDI, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 3 टाइप्स ऑफ FDI कौन कौन से होते हैं। चौथा कुछ अलग ऑप्शन डाल देंगे, वो जो कि गलत रहेगा। तो एक ग्रीन फील्ड FDI है, ब्राउन फील्ड FDI है, ज्वाइंट वेंचर, है ना।
तो इनके सिर्फ अपने को नाम याद रखना है, 3 टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या क्या है। पाकिस्तान से एफडीआई गवर्नमेंट रूल के अंडर आती है ना, पाकिस्तान से अपन डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्ट करे, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, एफडीआई में कौन कौन से सेक्टर जो है उसमें रोक लगी हुई है, तो ये सट्टा जुआ आदि से ये हैं, इनमें अपने को एफडीआई पे रोक है। जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बेटिंग है, चीट फंड है, निधि कंपनी, टीडीआरईएस, सिगार बनाने में, रियल एस्टेट बिजनेस आदि, इनमें सब में अपने को रोक लगी हुई है ना। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और हेज फंड्स। एफआईआई अगर आए तो अपने को स्टॉक और हेज फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपना वो एफआईआई होगा, है ना। एफआईआई को अपन हॉट मनी भी बोलते हैं। एफडीआई की लिमिट अपने को याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं ये, है ना। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में 74, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में 20% एफडीआई है। इंश्योरेंस में 74 है, पेंशन में 49 है, पावर एक्सचेंज में 49 है, प्रिंट मीडिया में 26% है और मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है ना। और बाकी सब में 100% एफडीआई। तो ये इसलिए मैंने अलग से लिखी है कि इतने अपने को याद कर लेंगे तो बाकी सब में 100% एफडीआई है, वो अपन आसानी से मार्क कर सकते हैं उसको। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना। इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इंडिकेटर, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इसमें ये जो इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनआई और पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, है ना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, रिडक्शन इन गरीबी। अगर ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम इनकी बात करेंगे, और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रिडक्शन इन गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। इंडिकेटर्स क्या है इसके, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, गिनी कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके जो एक बाल्टी होती है उसके अंदर कौन कौन सी करेंसी है ये पूछा जा सकता है आपको। तो जो एसडीआर है उसके अंदर है अपनी 5 करेंसी, यूएस डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो है, चाइनीज रेनिम्बी है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 है, इंडिया की कोई करेंसी नहीं है इसमें, ये 5 अपने को याद रखना है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सिंगल इंस्टीट्यूशन, जुलाई 1944 में 45 कंट्री थी, इसमें हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंक्रीज द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व नॉन एज एसडीआर, इसका काम है कि भैया जो एसडीआर है इसको ग्लोबली सप्लाई करना है ना। प्रमोटर एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन इन इट्स मेंबर कंट्री एंड ग्लोबली, है ना। तो ये इसके 2 काम हैं, इसको एक तो मनी को सप्लाई करना जो एसडीआर बास्केट में है, और प्रमोट्स एक्सचेंज एंड रेट्स एंड मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन इन मेंबर कंट्रीज, की जो मेंबर कंट्रीज में सबको प्रमोट करना है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है वॉशिंगटन डीसी में है, हेडक्वार्टर यूएस के वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कलेक्शन ऑफ 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से ग्रुप है। तो आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मिगा, आईसीएसआईडी, है ना। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टी ब्रांड इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एक्सेप्ट आईसीएसआईडी इंडिया चारों का मेंबर है। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि इन चारों 5 में से इंडिया किसका मेंबर नहीं है या किसका मेंबर है। तो आईसीएसआईडी के अलावा इंडिया सभी का मेंबर है। यूरोपीय यूनियन है, 28 देशों की यूनियन है,
2012 में नोबेल प्राइज मिला है इसको। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम है ना। सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। 8 मेंबर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, एशियन कंट्री, द एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके 10 मेंबर हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हेडक्वार्टर वियना है और 13 मेंबर्स है इसमें, है ना। जी7 में कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है ना। अब सस्टेनेबल गोल की बात करें। एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई सा भी कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाएगा, बाकी 17 के 17 आपको याद करना पड़ेगा, है ना। नंबर से पूछे जाएंगे कि 3 नंबर वाला गोल कौन सा है, 4 नंबर वाला गोल कौन सा है, 5 नंबर वाला गोल कौन सा है। तो अपने को सारे नंबर वाइज याद होना चाहिए। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th वाला है रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, responsible consumptions and productions, climate actions, life below water, life of land, peace, justice and strong institution, partnership to achieve the goal। ये 17 सस्टेनेबल गोल है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। इसको आप कैसे भी याद करो, बस 17 के 17 आपको याद होना चाहिए। एक बार 2-4 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। At the COP26 meeting, India also announced one sun, one word, one grid, OSOWOG ना। COP16 की मीटिंग हुई थी, तो इंडिया ने क्या अनाउंस किया था, ये अपने को पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंडिया कमिटेड टू SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, अचीविंग नेट जीरो एमिशन, कार्बन को अपन 2027 तक खत्म कर देंगे। 500% गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक प्रोड्यूस कर लेंगे। 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक ये भी अचीव करेंगे। 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम कर देंगे, है ना। ये SDG 13 क्लाइमेट एक्शन में अपन ने सारे जो है ये टारगेट सेट कर रखे हैं। CSR है अपना सेक्शन 135 प्रोवाइड लीगल सपोर्ट फॉर CSR इन इंडिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR इज नाउ सिविल रॉन्ग। CSR को फॉलो नहीं करना एक ये अपना सिविल रॉन्ग हो गया भैया। पेनल्टी लग सकती है एटलीस्ट 1 करोड़ फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी, एटलीस्ट 2 लाख डिफॉल्टिंग ऑफिसर इन 2020 तक, या 3 साल जेल हो सकती है। 2019 में ये हुआ था। तो ये तीनों चीजें अपने को याद रखना है कि भी 3 साल तक की जेल हो सकती है, 2 लाख डिफॉल्ट करेंगे तो ऑफिसर पे पेनल्टी लग जाती है, और कंपनी पे 1 करोड़ की पेनल्टी हो सकती है। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022। IMF क्या बोला? इंडियन इकोनॉमी 8.9% रही थी 2022-23 में, 6.9% 23-24 में। 22-23 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट की थी 8.7, और 23-24 में 6.8%, है ना। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 25.7% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 13.7% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ये गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, है ना। 2011-12 में ये प्लानिंग कमीशन ने इसको बताया था। सम ऑफ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे अपने यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे। उसमें एक PM स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, IRDP,
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NRLM, NULM, ये सब जो थे अपने पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम थे। एज पर RBI रिपोर्ट, इंडिया को 13 साल से ज्यादा समय लगेगा कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी थी उससे निकलने के लिए, है ना। तो 2034-35 तक जो भी कोविड-19 का इफेक्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एज पर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2000, टॉप 10% ऑफ इंडियन अर्न 57 ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मॉडल ए कंप्लीट होता है। मॉडल बी का अपन नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए।